Bhagya everyone, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 5, 8th standard CBSE. The chapter is from history. Name of the chapter is When People Rebel 1857 and After. ये चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो पहली हमारी आज़ादी की लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, उसमें किस तरीके से भारत के लोगों ने हिस्सा लिया, किस तरीके सबकी क्या क्या प्रॉब्लम थी। आखिर सभी लोग जो थे देश के अलग अलग हिस्सों से जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ये लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। तो अभी तक के जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं हमने ये पढ़ा है उन सभी पॉलिसीज़ के बारे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपनाई थी और उनका इफ़ेक्ट सभी पर था, चाहे वो राजा हो, रानी हो, पीजेंट, किसान हो, लैंडलॉर्ड्स हो, ट्राइबल हो, सोल्जर हो, सभी के ऊपर उन चीज़ों का असर पड़ा था। सभी अफेक्टेड थे अलग अलग तरीकों से। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest and or go against their sentiment. हमने ये भी पढ़ा है अभी तक कि किस तरीके से जो लोग थे उन्होंने रेजिस्ट किया था, विरोध किया था उन सभी बातों के खिलाफ जिससे उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी या जो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाती थी, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कारण, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। क्या कारण थे 1857 रिवोल्ट के। तो सबसे पहले है नवाब लॉस देयर पावर। नवाब जो थे, राजा जो थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी शक्तियों को खोया। जैसे कि सिंस मिड 19th सेंचुरी नवाब एंड राजाज है सीन देयर पावर इरोड। राजाओं ने और नवाबों ने ये देखा कि मिड 18th सेंचुरी जो थी 1750s का जो समय था कि जितने भी राजा और नवाब थे उनकी शक्ति उनसे छीनी जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटी, अपना सम्मान खो दिया था। जो भी रेजिडेंट थे हैड बीन सैंक्शन, जितने भी राजा के दरबार थे उनमें रेजिडेंट को रखा जाता था जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से आते थे। और वो जो रेजिडेंट थे उन्होंने जितने भी रूलर थे उनके सारी फ्रीडम को छीन लिया था। उनकी आर्म्ड फोर्सेस जो थी उनको डिसबैंड कर दिया था एंड देयर रेवेन्यूज़, और जो भी उनके रेवेन्यूज़ और जो उनकी टेरिटरीज थी वो उनसे धीरे धीरे करके छीन ली गई थी। मैनी रूलिंग, जितनी भी रूलिंग फैमिलीज़ थी उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की जो कंपनी के प्रोजेक्ट थे। फॉर एग्जांपल जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी, तो वो चाहती थी कि जो कंपनी है वो रिकॉग्नाइज करे, उसके गोद लिए हुए बेटे को उसके उत्तराधिकारी के रूप में माने और उसका राज्य उसके बेटे को दिया जाए उसके हस्बैंड की मौत के बाद। नाना साहेब जो थे उन्होंने नाना साहेब जो थे वो अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, जो कि पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए बेटे थे, प्लेडेड दैट ही, उसने भी ये अपील की थी कि ही गिवन हिज फादर्स पेंशन, कि उसके फादर की जो पेंशन थी वो उसको बाद में उसको दी जाए। However, the company confident of its superiority and military power turned down. लेकिन कंपनी ने कंपनी जो थी वो अपने उस पर बहुत ज़्यादा, अपनी शक्तियों के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था और अपनी सुपीरियरिटी में और अपनी मिलिट्री पावर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, तो इसलिए उन्होंने सारी इन याचनाओं को, इन अपील्स को उसने ठुकरा दिया। अवध जो था, अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट जो टेरिटरी थी जिसको एनेक्स किया गया, जिसको ब्रिटिश रूल में मिला लिया गया 1880 में। एक सब्सिडरी अलायंस जो थी उसको इम्पोज कर दिया गया अवध के ऊपर। सब्सिडरी अलायंस क्या थी वो आप पढ़ चुके हो। एंड इट वॉज टेकन ओवर, बाद में इसको टेक ओवर कर लिया गया। गवर्नर जनरल जो था डलहौजी, उसने डिक्लेयर किया दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न। उसने ये बोला कि जो अवध है उसको अच्छे तरीके से उसको गवर्न नहीं किया जा रहा था। तो ब्रिटिश रूल जो था, उसलिए ब्रिटिश रूल को ये ज़रूरी था टू प्रॉपर, कि वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चले, इसलिए उसको छीन लिया गया है अवध को। कंपनी इवन बिगेन टू प्लान, यहाँ तक कि कंपनी जो थी वो मुगल डायनेस्टी को ख़त्म करने की प्लानिंग भी कर रही थी। जो मुगल किंग था उसका नाम, जितने भी कॉइन्स जो थे, जो भी कॉइन बनाए जाते थे उस पर मिट किए जाते थे, उनके ऊपर से मुगल बादशाह का नाम रिमूव कर दिया गया 1849 में। गवर्नर जनरल डलहौजी जो था उसने अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह जफ़र जो मुगल रूलर था उसकी मौत के बाद उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट में एंड गिवन अनदर प्लेस, और उसको दिल्ली में दूसरा प्लेस जो था वो दे दिया जाएगा रहने के लिए, रेड फोर्ट से उसको निकाल दिया जाएगा। इन 1857 गवर्नर जनरल जो कैनिंग था उसने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग। उसने ये बोल दिया था लॉर्ड कैनिंग ने कि बहादुर शाह जफ़र जो है उसकी मृत्यु के बाद मुगल रूलर, कोई भी राजा मुगल रूलर नहीं बनेगा, उसके बच्चों को भी, उसके उत्तराधिकारियों को भी राजा नहीं घोषित किया जाएगा, उनको सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा, राजा नहीं बनाया जाएगा। ये तो थी
कि राजा और नवाब जो थे उन्होंने किस तरीके से अपनी शक्तियों को खो दिया था, तो ये सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के। दूसरा जो कारण है पीजेंट्स और सिपाही, जो किसान थे और जो सिपाही थे उन लोगों को क्या दिक्कत थी, कंट्री साइड में जो किसान और ज़मींदार थे रिजेंटेड द हाई टैक्सेस, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो हाई टैक्सेस उन पर लगाए गए थे और जो रेवेन्यू के रिजिड मेथड थे, जो एक कठोर मेथड थे कि जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए किसानों को जो टैक्स है वो भरना ही पड़ेगा। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स, बहुत सारे जो किसान थे वो अपने लोन भी नहीं चुका पाते थे मनी लेंडर्स को, और धीरे धीरे जो उनकी लैंड थी, ज़मीनें थी जिसको वो कई जनरेशन से जोतते हुए चले आ रहे थे, वो उनसे छीन ली जाती थी। भारतीय सिपाही जो थे इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर द डिसकंटेंट, भारत के जो सिपाही थे उनके पास भी बहुत सारे कारण थे अंग्रेज़ों से नाखुश होने के, कंपनी से नाखुश होने के। वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे अबाउट देयर पे, उनकी पे को लेकर, उनके जो अलाउंस वेतन भत्ते उनको दिए जाते थे, जिस तरीके की सर्विसेज कंडीशन में उनको रखा जाता था, नए रूल्स जो बनाए जाते थे, इन सभी से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, जो भी हमारे सिपाही थे वो सब। एंड मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ, और धीरे धीरे जो उनका धर्म का जो भावनाएं होती हैं, जो उनकी मान्यताएं होती हैं, उनको वॉयलेट किया जाता था। आपको डिड यू नो दैट इन दोज डे, उस समय पर जो लोग थे वो देश के बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करके जाएगा तो ये उसके धर्म और उसकी कास्ट के खिलाफ होता था। सो इसीलिए 1824 में जब सिपाहियों को बोला गया कि वो बर्मा में जाके सी रूट के थ्रू होते हुए जाएं और कंपनी के लिए लड़ाई लड़ें, तो सभी इन्होंने इस ऑर्डर को मानने से सारे सिपाहियों ने मना कर दिया, ना बोल दिया। दो दे एग्रीड, हालांकि बाद में इनको एग्री होना पड़ा कि वो लैंड रूट के थ्रू चले जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए। देवर सीवियरली, बाद में उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया गया। एंड सिंस द इशू एंड नॉट डाई डाउन इन 1856 द कंपनी पास्ड, कंपनी ने एक नया कानून लागू किया दैट एवरी न्यू पर्सन who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। तो कंपनी ने एक नया रूल बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के उसमें को सर्व करता है, उसकी सेवा कोई एम्प्लॉयमेंट लेता है, तो अगर कोई कंडीशन होगी तो उसको ओवरसीज़ में भी जाना पड़ेगा, ये कंडीशन रख दी। सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री, सिपाहियों ने इस बात पे भी रिएक्ट किया कि जो भी गांव देहात में चीज़ें हो रही थी, क्योंकि गांव देहात में उनके सभी रिश्तेदार तो गांव देहात में ही रहते थे, सभी किसानों के बहुत सारे किसान थे, फैमिली से जुड़े हुए थे ये सिपाही। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग, इसीलिए जो किसानों का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे सिपाहियों में भी फैल गया। उसके बाद जो थर्ड रीज़न है 1857 रिवोल्ट का, वो है रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म्स। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स भी अडॉप्ट किए जो हम लोगों को, जो भारत के उस समय के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। द ब्रिटिश बिलीव दैट, ब्रिटिश इस बात में विश्वास रखते थे कि जो भारत की सोसाइटी है उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए, ऐसे कानून पास किए जाने चाहिए ताकि जो सती सिस्टम है, जो सती प्रथा थी जिसमें जब एक पति मर जाता है तो उसके साथ जो औरत है वो उसकी चिता में ही खुद को जला लेती है, तो वो सती सिस्टम जो था उसको बंद किया जाना चाहिए। जो विडोज़ हैं, जो विधवाएं औरतें हैं, उनकी दोबारा शादी करवानी चाहिए, तो इस तरह के कानून बनाना चाहते थे अंग्रेज़। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको एजुकेशन का ज़रिया बनाना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। 1830 में जो कंपनी थी उन्होंने अलाउ किया कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, क्रिश्चियन को धर्म को फैलाने वाले जो मिशनरी थे वो यहाँ पर काम करेंगे उसके डोमेन में, एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, और उनकी खुद की ज़मीनें होंगी और प्रॉपर्टी होगी। और 1850 में एक नया कानून पास किया गया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, कि जो क्रिश्चियन धर्म को चेंज करना है वो उसको बहुत आसान कर दिया गया अगर आपको धर्म को चेंज करना है। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor। और ये जो कानून था नया, इसकी वजह से एक नया एक चीज़ ईजी हो गई कि जो भी इंडियन होगा वो अपनी, अगर वो क्रिश्चियन बन गया है तो वो अपने माँ बाप की, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी है उसको आसानी से इनहेरिट कर सकता था। मैनी इंडियंस बिगेन, बहुत सारे भारतीयों को ऐसा लगने लगा था कि जो ब्रिटिश हैं दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन, वो उनके धर्म का विनाश करने जा रहे थे। बहुत सारे हिंदुस्तानियों को ऐसा लगता था। देयर सोशल कस्टम, उनके जो सामाजिक रीति रिवाज थे, उनके जो ट्रेडिशन थे, जीने का जो तरीका था वो ख़त्म हो रहे थे, वो ख़राब हो रहे थे। देवर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस, उस समय पर बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी थे जो ये चाहते थे कि इस तरीके की जो सोशल चेंजेस हैं वो चेंज होनी चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो दीज वर द बेसिक रीजन्स फॉर द 1857 रिवॉल्ट थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। अब लोग, ये भी एक नया कारण है कि भाई लोग किस तरीके से सोचते थे। टू गेट द ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल थिंकिंग ऑफ दोज ब्रिटिश स्टडी, यहाँ पर सोर्स 1 और 2 दिया गया है कि लोगों का क्या सोचना था। यहाँ पर आप ये छोटी छोटी स्टोरी दी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि लोगों की क्या थिंकिंग थी इन चीज़ों के बारे में, ब्रिटिशर्स के लिए क्या सोचते थे। फिर है ए म्यूटिनी बिकम्स पॉपुलर रेबेलियन। म्यूटिनी का मतलब होता है जब सोल्जर्स एज ए ग्रुप अपने ऑफिसर्स को आर्मी में उनकी ऑर्डर्स को मानने से ना बोल देते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटिनी। तो ये भी एक बड़ा कारण था 1857 रिवॉल्ट का कि एक जो म्यूटिनी थी वो बहुत बड़ा पॉपुलर रिबेलियन बन गया। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स, हालांकि जो स्ट्रगल था रूलर्स का एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकेम क्वाइट वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। हालांकि ये जो स्ट्रगल है रूलर का और जिन लोगों के ऊपर रूल हो रहा है, ये कई बार अनयूजुअल होता है और कई बार ये स्ट्रगल इतना बड़ा हो जाता है कि लोग जो हैं पॉपुलर रेजिस्टेंस बन जाता है और जो पावर है स्टेट की वो टूटने लगती है। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव, बड़ी मात्रा में जो लोग थे ये विश्वास करना शुरू कर चुके थे दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी, की सभी लोगों का एक कॉमन दुश्मन है। एंड राइज अप अगेंस्ट, और ये सारे लोग जो थे इस शत्रु के खिलाफ, इस दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हो गए। ऐसी सिचुएशन में लोग जो होते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। और जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, जो सिचुएशन है, उसको उस कॉन्फिडेंस से उस चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। सच ए सिचुएशन डेवलप, इस तरीके की सिचुएशन बनी हमारे देश के नदन पार्ट में 1857 में। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लगभग 100 सालों तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाने के बाद, अपनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने एक पहला मैसिव रिबेलियन उन्होंने फेस किया, बड़ा जन आक्रोश उन्होंने फेस किया, जो शुरू हुआ था मई 1857 में। और कंपनी के जो प्रेजेंस थी उसको भी यहाँ पर बड़ा खतरा हो गया था कि वो यहाँ पर टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे लोगों की इस रिबेलियन के सामने। सिपाही जो थे, सिपोइज म्यूटिन्ड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, और ये जो म्यूटिनी थी ये शुरू हुई थी मेरठ से। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप, और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो इस रेबेलियन में अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। सम रिगार्ड इट एज ए बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस, कुछ लोगों ने इसको सबसे बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस माना। कॉलोनिज्म में 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेबेलियन इसको घोषित किया गया था। अब इसके बाद है ये रेबेलियन शुरू हो गया। अब ये कैसे कैसे स्प्रेड हुआ धीरे धीरे पूरे देश के अंदर, ये जो रेबेलियन था ये किस तरीके से फैला, अंग्रेज़ों ने इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो।